नमस्ते। ददरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग वर्ण संयोग पर चर्चा कर रहे हैं और वर्ण संयोग के अंतर्गत हम लोगों ने स्वर के साथ संयोग देखा, व्यंजन का स्वर के साथ संयोग देखा और व्यंजन का व्यंजन के साथ संयोग देखा और उसके अंतर्गत जितने भी संभव नियम बन पाते हैं हमने उन पर एक संक्षिप्त चर्चा की। तो क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, जो कई दृष्टियों से उचित नहीं था, तो आइए हम लोग अब वर्ण संयोग के इस अगले भाग को दूसरे वीडियो पार्ट 2 के माध्यम से इस पर चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने 3 स्थितियों के बाद अब जो हमारी चौथी स्थिति बनती है वह कौन सी स्थिति बनती है? तो संयुक्त व्यंजन का संयुक्त व्यंजन और स्वर का संयोग हम लोग अब देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन धन स्वर का संयोग। हम लोग इसके पूर्व की कक्षा में स्वर और स्वर का संयोग देख चुके हैं, स्वर और व्यंजन का संयोग देख चुके हैं तथा व्यंजन और व्यंजन का संयोग देख चुके हैं। अब हम लोग संयुक्त व्यंजन और स्वर का संयोग या स्वर का प्रयोग देखते हैं। तो दो स्वर रहित व्यंजन जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या कहे जाते हैं? वह संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। और यदि उनके साथ हम लोग जब स्वर का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि जो स्वर वर्ण होता है वह सदैव ही मात्रा के रूप में दूसरे व्यंजन वर्ण के साथ होता है। किस रूप में होता है? मात्रा के रूप में होता है। और किसके साथ होता है? दूसरे व्यंजन वर्ण के साथ होता है। तो किस प्रकार से देखते हैं? जैसे हमारे पास प है और र है, यह दोनों क्या है? यह दोनों हम लोग जानते हैं कि स्वर रहित व्यंजन वर्ण है। और यदि इनके साथ एक स्वर एक का प्रयोग किया जाता है तो यह एक किसके साथ जुड़ता है? तो यह बाद वाले व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ता है। तो प और र का संयोग किस प्रकार से होता है? इस रूप में होता है। और जब ए इसमें जुड़ता है तो यहाँ पर आ जाता है मात्रा के रूप में और हल चिन्ह हट जाता। उसी प्रकार क है धन र है, इसमें जब ओ जुड़ता है तो किस रूप में आता है? यह इस रूप में आता है, क्रो के रूप में। कहने का क्या तात्पर्य है? तो कहने का तात्पर्य है कि दो स्वर रहित व्यंजन के पश्चात स्वर आने पर स्वर वर्ण का मात्रा रूप में प्रयोग सदैव द्वितीय व्यंजन के साथ ही होता है। हिंदी में सभी स्वर इस नियम का पालन करते हैं, लेकिन जब हम लोग ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो उसके विषय में कुछ सावधानी करनी पड़ती है। तो आइए वह कौन सी सावधानी है देख लेते हैं। तो वह कौन सी सावधानी है उसको चर्चा कर लेते हैं। ई की मात्रा के रूप में सावधानियां। ई की मात्रा के रूप में क्या करना होता है? हमको कुछ सावधानी बरतना होता है। वह कौन सी सावधानी बरतनी होती है? तो पहला है कि जब ई की मात्रा खड़ी पाई वाले अर्ध व्यंजन के साथ आती है, पहला है जब ई की मात्रा खड़ी पाई वाले अर्ध व्यंजन का क्या मतलब हुआ?
कि स्वर रहित व्यंजन। जब ई की मात्रा खड़ी पाई वाले अर्ध व्यंजन के साथ हो, जब ई की मात्रा खड़ी पाई वाले अर्ध व्यंजन के साथ हो, जब ई की मात्रा अंत व मध्य खड़ी पाई वाले पूर्व व्यंजन के साथ संयुक्त व्यंजन में लगता है तो ई की मात्रा संयुक्त व्यंजन के दोनों वर्णों पर लगता है। क्या लगता है कि जब ई की मात्रा खड़ी पाई वाले अर्ध व्यंजन के साथ हो, तो यदि अर्ध पाई वाले या खड़ी पाई वाले दोनों व्यंजन वर्ण आते हैं तो क्या होता है कि ई की मात्रा संयुक्त व्यंजन के दोनों वर्णों पर लगता है, अर्थात प्रथम व्यंजन ई की मात्रा के अंदर आ जाता है। प्रथम व्यंजन वर्ण क्या आ जाता है? ई की मात्रा के अंदर आ जाता है। जैसे दिग्विजय, जैसे क्या हो गया? दिग्विजय हो गया। उसी प्रकार क्या हुआ? उपस्थित हो गया। इसी प्रकार क्या हो गया? पंक्ति हो गया। उसी प्रकार क्या हो गया? दृष्टि हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जब ई की मात्रा खड़ी पाई वाले अर्ध व्यंजन के साथ हो, खड़ी पाई वाले अर्ध व्यंजन के साथ क्या है? यहाँ पर देखिए ई की मात्रा है, अर्ध व्यंजन मतलब खड़ी पाई वाले व्यंजन के साथ हो, चाहे वह खड़ी पाई वाला व्यंजन पूरा हो चाहे अधूरा हो, तो उसमें क्या होता है कि जब ई की मात्रा खड़ी पाई वाले अर्ध व्यंजन के साथ हो तो ई की मात्रा अंत व मध्य पाई खड़ी पाई वाले पूर्व व्यंजन के साथ संयुक्त व्यंजन में लगता है। तो क्या होता है? ई की मात्रा संयुक्त व्यंजन के दोनों वर्णों पर लग जाता है, अर्थात ई की मात्रा संयुक्त व्यंजन के दोनों वर्णों को अपने अंदर समेट लेता है। दूसरा की स्थिति क्या बनता है? दूसरी स्थिति क्या बनती है कि जब ई की मात्रा अर्ध खड़ी पाई वाले क्या है? दूसरा है कि जब ई की मात्रा अर्ध खड़ी पाई वाले अर्ध व्यंजन के साथ हो, जब ई की मात्रा अर्ध खड़ी पाई वाले पूर्व व्यंजन के साथ संयुक्त व्यंजन में लगता है तो ई की मात्रा संयुक्त व्यंजन के बाद वाले वर्ण पर ही लगता है। पूर्व वाले व्यंजन वर्ण को हल लगा करके ई की मात्रा से बाहर कर दिया जाता है। हल लगा करके क्या किया जाता है? ई की मात्रा से बाहर कर दिया जाता है। जैसे द्वितीय इस रूप में लिखा जाता है, द्विवेदी इस रूप में लिखा जाता है, चिह्नित इस रूप में लिखा जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है पहली स्थिति क्या बनते हैं? जब ई की मात्रा खड़ी पाई वाले अर्ध व्यंजन के साथ हो। जब ई की मात्रा क्या होती है कि खड़ी पाई वाले अर्ध व्यंजन के साथ होती है तो क्या होता है कि यदि पहले यदि जो दो व्यंजन वर्ण जुड़ते हैं उसमें से पहला व्यंजन वर्ण क्या होना चाहिए? वह पूरी तरह से वह क्या होना चाहिए? अंत खड़ी पाई वाला व्यंजन हो। पहला व्यंजन क्या हो? अंत खड़ा पाई वाला व्यंजन हो, और दूसरा वाला व्यंजन क्या हो? वह अंत खड़ा पाई वाला हो या
मध्य खड़ी पाई वाला व्यंजन हो या अर्ध खड़ा पाई वाला व्यंजन हो, तो क्या होता है कि ई की मात्रा सभी व्यंजन वर्णों को अपने अंदर समेट लेती है। लेकिन दूसरी स्थिति क्या बनती है, दूसरी स्थिति क्या बनती है कि जो पहला व्यंजन वर्ण होता है, जो पहला व्यंजन वर्ण होता है वह अर्ध खड़ी पाई वाला व्यंजन वर्ण होता है। तो क्या करता है कि ई की मात्रा उसको बाहर कर देती है। देखिए यहां पर दिया क्या है, अर्ध खड़ी पाई वाला व्यंजन, यहां पर दिया क्या है, अर्ध खड़ी पाई वाला व्यंजन, क्या यहां है, क्या है, अर्ध खड़ी पाई वाला व्यंजन। इसी प्रकार चिट्ठियां लिखना हुआ तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, क्या क्या है, अर्ध खड़ी पाई वाला व्यंजन है। अर्थात यदि अर्ध खड़ी पाई वाला व्यंजन पहले आ जाता है तो छोटी ई की मात्रा उसको बाहर कर दिया जाता है। और इसमें क्या है, द क्या है, पूरी खड़ी पाई वाला व्यंजन है, स क्या है, पूरी खड़ी पाई वाला व्यंजन है, क्या है, मध्य में खड़ी पाई वाला व्यंजन है, और स क्या है, पूरी खड़ी पाई वाला व्यंजन है। अर्थात यदि पहला जो स्वर रहित व्यंजन वर्ण होता है वह पूरी खड़ी पाई वाला व्यंजन होता है तो वह ई के साथ रहता है, और यदि अर्ध खड़ी पाई वाला व्यंजन क्या है तो वह ई से दूर हट जाता है। हालांकि इन शब्दों को इस रूप में भी लिखा जाता है। यह दोनों रूप क्या है, मानक है। यह दोनों रूप क्या है, यह दोनों रूप मान्य है, लेकिन मानकता की दृष्टि से प्रथम रूप ही श्रेष्ठ है। मानकता की दृष्टि से क्या है, यह पहला ही रूप सबसे उत्तम है, यह पहला ही रूप अधिक मानक है। फिर है पदेन र वाले संयुक्त व्यंजन के साथ छोटी ई की मात्रा का संयोग क्या होता है, तो तीसरा है पदेन र के साथ छोटी ई का संयोग। पदेन र के साथ छोटी ई का संयोग, तो पदेन र वाले संयुक्त व्यंजन के साथ जैसे क्रय हुआ, ट्र हुआ, इस दोनों रूपों में समस्त स्वर संयुक्त व्यंजन पर लेखन की दृष्टि से लगते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जो छोटी ई रहता है, तो मान लीजिए क्रय है और ट्र है, तो इसमें क्या होता है, इसमें छोटी इधर कृस लग गया और इधर ट्रिम हो गया, यानी अन्य स्वरों के रूप में, अन्य स्वरों के साथ ही, अन्य स्वरों के नियम के अनुसार ही छोटी ई की मात्रा लगती है। पदेन के साथ छोटी ई कोई भी बदमाशी नहीं करता है, ठीक है। फिर चौथा है रेफ वाले संयुक्त व्यंजन के साथ, रेफ वाले संयुक्त व्यंजन के साथ, रेफ वाले संयुक्त व्यंजन के साथ वर्ण संयोग की क्या स्थिति बनती है, तो रेफ सदैव अगले व्यंजन वर्ण पर लगे हुए स्वर पर ही लगता है। यदि रेफ के बाद भी स्वर रहित व्यंजन वर्ण हो तो उसके अगले व्यंजन वर्ण के स्वर के साथ लगता है। उसके अगले रेफ कहाँ लगता है, तो रेफ सदैव अगले व्यंजन वर्ण के, रेफ सदैव अगले व्यंजन वर्ण के स्वर पर लगता है। रेफ सदैव अगले व्यंजन वर्ण के स्वर पर लगता है। यदि अगला व्यंजन वर्ण भी
स्वर रहित हो, यदि अगला व्यंजन वर्ण भी स्वर रहित हो तो रेफ उसके अगले स्वर के उसके अगले व्यंजन के स्वर पर लगता है। यह क्या कह रहा है, तो ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कि रेफ वाले संयुक्त व्यंजन के साथ क्या स्थिति बनती है, तो रेफ सदैव अगले व्यंजन वर्ण के स्वर पर लगता है। जैसे कार्य, तो ये जो रेफ है किस पे लगता है, यह ए पे नहीं लगता है, बल्कि ए पे लगे हुए स्वर के साथ संयोग करता है। उसी प्रकार धर्म है, तो जो र होता है वह मैं व्यंजन वर्ण पर नहीं लगता है, बल्कि वह मैं में लगे हुए स्वर पर लगता है। इसी प्रकार यदि क्या ऐसी स्थिति बन जाए, यदि ऐसी स्थिति बन जाए कि रेफ र के बाद भी कोई स्वर रहित व्यंजन वर्ण आ जाए, तो क्या होगा, वह उस स्वर रहित व्यंजन वर्ण के बाद आने वाले स्वर सहित व्यंजन वर्ण का जो स्वर रहेगा उसमें लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे पुनर्व्याख्या एक शब्द है, कौन सा शब्द है, पुनर्व्याख्या। देखिए पुनर फिर व्याख्या, पुनर्व्याख्या, यानी र जो है वह के पहले आता है, लेकिन लेखन की दृष्टि से र क्या दिखाई दे रहा है, यह वह के बाद दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार एक शब्द है पुनर्ख्याति, पुनर ख के पहले यह है, ख के पहले र है, लेकिन लेखन की दृष्टि से ख के बाद र दिखाई देता है। तो वास्तविक रूप में क्या होता है कि जो रेफ वाला र होता है वह अपने से जो अगला व्यंजन वर्ण आता है उसके स्वर पर लगता है, न कि व्यंजन वर्ण पर लगता है। तो हम लोगों ने पहले के पार्ट में क्या देखा था कि स्वर के साथ स्वर का संयोग, दूसरा देखा था कि व्यंजन के साथ स्वर का संयोग, तीसरा पार्ट हमने क्या देखा क्या चर्चा किया था कि व्यंजन के साथ व्यंजन का संयोग। इस में हमने क्या देख लिया है कि व्यंजन के साथ व्यंजन का संयोग और उन दोनों व्यंजनों के बाद स्वर का प्रयोग। तो स्वर का प्रयोग दोनों व्यंजनों पर समान रूप से ही होता है। रह गई बात छोटी ई की, तो उसकी कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं जिस पर हमने चर्चा कर लिया है। वर्ण संयोग में और क्या बचता है, तो वर्ण संयोग में अनुस्वार बचता है। तो आइए हम लोग अनुस्वार के प्रयोग को देख लेते हैं, क्योंकि अनुस्वार हमारी हिंदी भाषा का एक बहुत ही अभिन्न अंग है और इस समय मानक हिंदी में अनुस्वार के प्रयोग को काफी अच्छा माना जाता है। तो अनुस्वार पर चर्चा किए बिना हमारा न तो वर्ण संयोग ही पूरा हो पाएगा और न ही हिंदी की मानक वर्तनी को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। बिना अनुस्वार के प्रयोग के हम लोग हिंदी का कोई भी बिंदु सही से नहीं समझ सकते हैं। अब हम लोग वर्ण संयोग में अनुस्वार के प्रयोग पर चर्चा करते हैं। तो हिंदी के लेखन में अनुस्वार के प्रयोग को काफी अच्छा माना जाता है, अनुस्वार लेखन को मानक माना जाता है। वर्ण संयोग में इसकी निम्नलिखित स्थितियां बनती हैं।
पांचवा भाग है वर्ण संयोग में अनुस्वार का प्रयोग। वर्ण संयोग में अनुस्वार के प्रयोग को काफी मानक माना जाता है। तो आइए वर्ण संयोग में इसकी कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति है वर्गीय व्यंजन के पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। वर्गीय व्यंजन के पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का क्या प्रयोग किया जाता है? तो वर्ण संयोग करते समय प्रत्येक वर्गीय व्यंजन के पंचम वर्ण के पश्चात यदि किसी भी वर्ग के पहले चारों वर्ण आए तो उनके स्थान पर आने पर क्या होता है कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। फिर से देख लेते हैं कि वर्ण संयोग करते समय प्रत्येक वर्गीय व्यंजन के पंचम वर्ण के पश्चात वर्गीय व्यंजन के चारों वर्णों के आने पर वर्ण के पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कै वर्ग में क्या होता है? कै वर्ग में है जैसे पंक आता है तो पहले पंचम वर्ण के पश्चात क्या आता है? कै आ रहा, तो क्या यहाँ पर लिखा जा सकता है? पंक। अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार पंखा है तो इसके स्थान पे पंचम वर्ण के स्थान पे क्या प्रयोग किया जा सकता है? अनुस्वार का प्रयोग। उसी प्रकार गंगा है, इस पर क्या लिखा जा सकता है? गंगा। उसी प्रकार संघ है तो इसके न के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? अनुस्वार का प्रयोग। च वर्ग है, तो चंचल है तो इस पर या के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? तो अनुस्वार चंचल, इस रूप में। उसी प्रकार पंछी है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? पंछी, इस रूप में। पंजाब है तो यहाँ के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? अनुस्वार लिखा जा सकता है। उसी प्रकार क्या है? तो झंझट है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? यहाँ के स्थान पर अनुस्वार, इसको झंझट, इस रूप में लिखा जा सकता है। फिर है ट वर्ग में घंटा है, इसको क्या लिखा जा सकता है? तो अनुस्वार घंटा। कंठ है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इस रूप में। अनुस्वार अड़ा के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? अनुस्वार ठ। उसी प्रकार ठंडा है तो अड़ा के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? अनुस्वार। उसी प्रकार पंढेर है तो उसके स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? अनुस्वार पंढेर। फिर है तय वर्ग के साथ क्या स्थिति बनती है? तो अंत है तो न के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है?
अनुस्वार। पंथ है तो क्या लिखा जा सकता है न के अनुसार के स्थान पर? अनुस्वार। और वंदन है, वंदन है तो न के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? अनुस्वार। उसी प्रकार धंधा है तो न के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? अनुस्वार लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? अनुस्वार लिखा जा सकता है। उसी प्रकार पै वर्ग है तो क्या लिखा जा सकता है? चंपा है तो मैं के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? अनुस्वार, तो इसको चंपा इस रूप में लिख सकते हैं। गुम्फन है तो इसको क्या लिखा जा सकता है मैं के स्थान पर? अनुस्वार, गुम्फन। अंबर है तो क्या लिखा जा सकता है मैं के स्थान पर? अनुस्वार, अंबर। दंभ है तो मैं के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? अनुस्वार लिखा जा सकता है। अर्थात यह नियम क्या कहता है कि वर्ण संयोग करते समय प्रत्येक वर्गीय व्यंजन के पंचम वर्ण के पश्चात प्रथम चारों वर्णों के आने पर वर्ण के पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो यह क्या हो गया? वर्गीय व्यंजन के साथ हो गया। अब क्या स्थिति बनती है कि यदि वर्ण के पश्चात य व ह का प्रयोग आ जाए, दूसरी स्थिति क्या बनती है? वर्ण के पश्चात य व और ए व है का प्रयोग। वर्ण के पश्चात य व है का प्रयोग हो यदि वर्ण संयोग करते समय पंचम वर्ण के पश्चात य व है का प्रयोग हो तो क्या होता है कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार न आकर के क्या आता है? पंचम वर्ण ही आता है। यदि वर्ण के पश्चात य व है का प्रयोग हो तो यदि वर्ण संयोग करते समय यदि वर्ण संयोग करते समय पंचम वर्ण के पश्चात यदि वर्ण संयोग करते समय पंचम वर्ण के पश्चात य व है वर्ण आ जाए तो पंचम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण का ही प्रयोग होता है। पंचम वर्ण का ही प्रयोग होता है। अनुस्वार का प्रयोग वर्जित है। अनुस्वार का प्रयोग वर्जित है। यह क्या कह रहा? पहला नियम क्या कह रहा है कि यदि वर्ण संयोग करते समय वर्गीय व्यंजन में पंचम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण के पश्चात यदि वर्गों के पहले चार वर्ण आ जाएं तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। लेकिन यदि वर्ण के पश्चात यानी पंचम वर्ण के पश्चात यह व है आ जाते हैं तो वर्ण संयोग करते समय पंचम वर्ण के पश्चात यह व है वर्ण के आ जाने पर पंचम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सैन्य, अन्य,
कण्व, अन्वय, कन्हैया, कन्हैया, तुम्हारा। इन पर न के स्थान पर, न के स्थान पर, ड़ के स्थान पर बिंदु का प्रयोग यानी अनुस्वार का प्रयोग वर्जित है, उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। आइए इसमें नियम नंबर 3 देख लेते हैं। नियम नंबर 3 कौन सा है? अनुस्वार का प्रयोग में नियम नंबर 3 है कि 2 पंचम वर्णों का साथ आना। नियम नंबर 3 क्या है कि 2 पंचम वर्णों का साथ आना। यदि वर्ण संयोग करते समय, यदि वर्ण संयोग करते समय 2 पंचम वर्ण एक साथ आते हैं तो उन्हें अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाता है, बल्कि दोनों पंचम वर्ण को साथ साथ ही लिखा जाता है। 2 पंचम वर्णों का साथ आना तो क्या होता है? तो दोनों पंचम वर्ण, तो दोनों पंचम वर्ण साथ साथ, दोनों पंचम वर्ण साथ साथ लिखे जाते हैं। अनुस्वार का प्रयोग अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यदि वर्ण संयोग में 2 पंचम वर्ण साथ साथ आ जाए तो दोनों को लिखा जाता है, उनमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अन्न हुआ, सम्मोहन हुआ, सम्मेलन हुआ, वाङ्मय हुआ। यानी यदि 2 पंचम वर्ण एक साथ साथ आ जाएं तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? बल्कि दोनों पंचम वर्णों को साथ साथ लिखा जाता है। इसका चौथा नियम लिख लेते हैं। स तथा स के पश्चात सदैव अनुस्वार का प्रयोग होता है। स तथा स के पश्चात सदैव अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। वर्ण संयोग करते समय स और श के पूर्व सदैव अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, इसमें कोई भी पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अंश है, कंस है, हंस है, आंशिक है, इस प्रकार से है। अनुस्वार के प्रयोग की चौथी स्थिति क्या होती है कि शब्दांत में हल सहित मैं आने पर, शब्दांत में हल सहित मैं आने पर क्या होता है? तो शब्दांत में हल सहित मैं के आने पर विकल्प रूप में अनुस्वार का प्रयोग होता है, अर्थात अनुस्वार का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। हालांकि अनुस्वार का प्रयोग अधिक माना जाता है। तो क्या होता है कि शब्दांत में मैं आने पर
विकल्प रूप में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वागतम को स्वागतम इस रूप में भी लिखा जा सकता है और अहम को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो हमने देखा कि वर्ण संयोग में अनुस्वार का क्या भूमिका रहता है और अनुस्वार का क्या प्रयोग होता है। तो आइए हम लोग पांचवा बिंदु हमने देख लिया। अब वर्ण संयोग करते समय और कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। तो वर्ण संयोग में हमने अनुस्वार की भूमिका को देख लिया। अब वर्ण संयोग में सम उपसर्ग का काफी मात्रा में प्रयोग होता है हिंदी के शब्दों में, सम उपसर्ग से बने शब्दों का। तो आइए वर्ण संयोग में सम उपसर्ग से बने शब्दों का संयोग हम लोग देख लेते हैं कि वर्ण संयोग में सम उपसर्ग से बने शब्दों के साथ क्या स्थितियां बनती हैं। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। छठवीं स्थिति क्या बनती है? वर्ण संयोग में सम उपसर्ग की भूमिका। वर्ण संयोग में सम उपसर्ग की भूमिका। तो वर्ण संयोग करते समय सम उपसर्ग के प्रयोग में कौन सी स्थिति बनती है? तो आइए देखते हैं। तो वर्ण संयोग करते समय सम उपसर्ग की निम्नलिखित 4 स्थिति बनती है। पहला क्या है? पहली स्थिति क्या है कि सम उपसर्ग के पश्चात पहली स्थिति क्या बनती है कि सम उपसर्ग के पश्चात यदि के पश्चात वर्गीय व्यंजन अर्थात कैसे मैं तक सम उपसर्ग के पश्चात यदि वर्गीय व्यंजन अर्थात कैसे मैं तक के वर्ण आते हैं तो मैं के स्थान पर अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण दोनों रूप लिखा जा सकता है। सम उपसर्ग के पश्चात वर्गीय व्यंजन अर्थात कैसे मैं तक के वर्ण आते हैं तो सम के मैं के स्थान पर पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार किसी का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु अनुस्वार का प्रयोग
अधिक मानक है। क्या अनुस्वार का प्रयोग अधिक मानक है। पहला नियम क्या कह रहा है कि सम उपसर्ग के पश्चात यदि वर्गीय व्यंजन अर्थात क से मैं तक के वर्ण आते हैं तो मैं के स्थान पर अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण दोनों का रूप लिखा जा सकता है। परंतु क्या होता है, परंतु अनुस्वार का रूप अधिक मानक होता है। जैसे जैसे सम धन कल्प है तो इसको इस रूप में भी, संकल्प इस रूप में भी लिखा जा सकता है और इसको अनुस्वार इस रूप में भी लिखा जा सकता है। परंतु हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा में अनुस्वार के प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दिया जाता है। हिंदी भाषा में अनुस्वार के प्रयोग को अधिक मानक माना जाता है। उसी प्रकार है समधन गीत। अब इसको हम लोग संगीत इस रूप में लिख सकते हैं, यह भी ठीक है, और संगीत यह भी ठीक है। परंतु इन दोनों में सबसे अधिक कौन ठीक है, तो हिंदी में अनुस्वार युक्त ठीक है। लेकिन अगर संस्कृत भाषा के विद्यार्थी जो हों उनके लिए यह पंचम वर्ण वाला रूप ही अधिक मानक है। उसी प्रकार और है समधन चय, और क्या लिख सकते हैं, संचय, संचय। और हिंदी में क्या है, यह अनुस्वार युक्त रूप है। हिंदी में अनुस्वार युक्त अधिक मानक है, लेकिन संस्कृत में यह पंचम वर्ण वाला रूप अधिक मानक है। पंचम वर्ण वाला रूप अधिक मानक है। अब आइए इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। इसका दूसरा नियम क्या कहता है कि सम उपसर्ग के पश्चात यदि अंतःस्थ व्यंजन आते हैं तो सदैव अनुस्वार ही लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है, अनुस्वार ही लिखा जाता है। दूसरा नियम क्या है कि सम उपसर्ग के पश्चात, सम उपसर्ग के पश्चात यदि अंतःस्थ व्यंजन आते हैं, यदि अंतःस्थ व्यंजन, यदि अंतःस्थ व्यंजन आते हैं तो मैं के स्थान पर, तो मैं के स्थान पर सदैव अनुस्वार ही लिखा जाता है। क्या दूसरा नियम कह रहा है कि सम उपसर्ग के पश्चात यदि अंतःस्थ व्यंजन आते हैं तो मैं के स्थान पर सदैव अनुस्वार ही लिखा जाता है। लेकिन हम लोग जब अनुस्वार पढ़े थे तो इसमें देखते हैं कि यदि यदि किसी भी शब्द में पंचम वर्ण के पश्चात अंतःस्थ व्यंजन आते हैं तो वहां पर अनुस्वार का प्रयोग वर्जित होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है कि यदि सम उपसर्ग से बना हुआ कोई शब्द है तो मैं के पश्चात हमेशा क्या आता है, हमेशा अनुस्वार ही आता है। जैसे 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 समधन यम। तो इस प्रकार से यदि हम समयम लिखें तो क्या होगा, यह गलत हो जाएगा। इसको किस रूप में लिखना है, यह है संयम, अर्थात अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। सम प्लस वाद, इसको क्या लिखा जाता है, समवाद। समवाद संवाद लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा। सम प्लस रचना, क्या हो गया, सन रचना। सम प्लस लग्न,
क्या हो गया, संलग्न। तो दूसरा नियम क्या कह रहा है कि सम उपसर्ग के पश्चात यदि अंतःस्थ व्यंजन आते हैं तो मैं के स्थान पर सदैव अनुस्वार ही लिखा जाता है। मैं के स्थान पर सदैव अनुस्वार ही लिखा जाता है। उसी प्रकार तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है, सम उपसर्ग के पश्चात यदि सम उपसर्ग के पश्चात यदि ऊष्म व्यंजन अर्थात स और है आते हैं तो मैं के स्थान पर सदैव अनुस्वार ही लिखा जाता है। सम उपसर्ग से संबंधित तीसरा नियम क्या है कि सम उपसर्ग के पश्चात यदि ऊष्म व्यंजन अर्थात स है आते हैं तो मैं के स्थान पर सदैव अनुस्वार ही लिखा जाता है। जैसे समधन सार बराबर क्या हो गया, संसार। समधन स बराबर क्या हो गया, संशय। समधन हार बराबर क्या हो गया, संहार। आइए हम लोग सम उपसर्ग का जो अगला नियम है उसको देख लेते हैं। चौथा नियम है यदि सम उपसर्ग के पश्चात नासिक व्यंजन आते हैं अर्थात न, य, र, न, मैं आते हैं तो मैं के स्थान पर सदैव मैं ही आता है। यथा क्या करा चौथा नियम कि यदि सम उपसर्ग के पश्चात नासिक व्यंजन ङ, य, न में आते हैं तो मैं के स्थान पर सदैव मैं ही लिखा जाता है। जैसे समधन मति बराबर क्या हो गया, सम्मति। समधन मोहन क्या हो गया, सम्मोहन। तो सम उपसर्ग से जो चौथा नियम था उस लोगों ने हमने देखा एक शब्द और है समधन मुख बराबर सम्मुख।
तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वर्ण संयोग के 6 नियम पूरा हो गए। आइए वर्ण संयोग से और कुछ नियम देख लेते हैं। तो वर्ण संयोग को वर्ण संयोजन, वर्ण संक्षेपण, वर्ण संश्लेषण इन नामों से भी जाना जाता है। तो हमने प्रथम वीडियो में स्वर के साथ संयोग देखा, फिर स्वर का व्यंजन के साथ संयोग देखा, और स्वर का व्यंजन के साथ संयोग देखा, फिर हमने व्यंजन का व्यंजन के साथ संयोग देखा। आज की कक्षा में हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन का स्वर के साथ संयोग देखा, फिर अनुस्वार का प्रयोग देखा, और सम उपसर्ग से किस प्रकार से वर्ण संयोग में सम उपसर्ग से शब्द बनते हैं उसको देखा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यदि व्यंजन वर्ण द का अन्य व्यंजन से क्या संयोग बनता है, अन्य व्यंजन से संयोग। तो व्यंजन वर्ण द अन्य व्यंजन से संयोग करके भिन्न भिन्न रूप रखता है। उसमें कौन कौन से रूप रखता है? तो पहला रूप हम लोग देखते हैं, यदि द व के साथ आता है तो यह इस रूप में प्रयोग में आ जाता है। इस किस रूप में? इस रूप में प्रयोग में आ जाता है, अथवा यह इस रूप में भी दिखाई पड़ता है। जैसे द्वितीय अथवा द्वितीय। यदि द या के साथ आता है तो कौन सा रूप बनाता है? तो यह रूप बनाते हैं। या अब यह इस रूप में भी देखा जाता है, जैसे विद्यालय, यह भी रूप मानक है, और विद्यालय यह भी रूप मानक है। यदि द का र के साथ संयोग हो तो किस रूप में मानक है? यह रूप में मानक है। यह इस रूप में मानक नहीं है, इस रूप में मानक नहीं है। तो कैसा हो गया? यह हो गया द्रव। ठीक है। उसी प्रकार ध के रूप में कैसा आता है? तो यह इस रूप में आता है ध, और इसको इस रूप में भी लिखा जाता है, जैसे शुद्ध अथवा शुद्ध। यह क्या है? यह दोनों रूप मानक है। यह क्या है? यह दोनों रूप मानक हैं। इसी प्रकार द और भय किस रूप में है? तो यह इस रूप में लिखा जाता है, या इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे सद भावना या सद्भावना। दोनों रूप इसके मानक माने जाते हैं। इसी प्रकार से है को हम लोग देख लेते हैं। इसमें और भी कुछ रूप बन सकते हैं, तो समय काफी बढ़ा, तो इसमें है व्यंजन वर्ण है का व्यंजन से
संयोग। तो क्या है, जैसे है धन र में जोड़ा जाता है तो यह इसी हरे रूप में ही आता है, जैसे हरास। है का वह के साथ जब संयोग होता है तो इसी रूप में होता है, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे व्हेल इस रूप में भी लिखा जा सकता है, या व्हेल इस रूप में लिखा जा सकता है। उसी प्रकार है को यह के साथ इस रूप में भी लिखा जा सकता है, या है इस रूप में लिखा जा सकता है, जैसे असह्य इस रूप में भी लिखा जा सकता है, या इसको असह्य इस रूप में भी लिख सकते हैं। है के साथ न का जो चिन्ह होता है वह इस रूप में होता है और इस रूप में होता है, जैसे चिन्ह। यह भी रूप मानक है, या इसको चिन्ह इस रूप में भी लिखा जा सकता है। उसी प्रकार है के साथ मैं रूप आता है तो इस रूप में भी लिखते हैं और इस रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे ब्राह्मण, या ब्राह्मण इस रूप में भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार और कुछ वर्णों के साथ संयोग होगा, तो हमारा मकसद केवल एक समझना है। तो हम लोग इस प्रकार 2 वीडियो के माध्यम से, 2 कक्षा के माध्यम से हम लोगों ने वर्ण संयोग के विषय में कुछ अध्ययन किया। तो आइए हम लोग वर्ण संयोग का कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि वह किस प्रकार से होता है, वह वर्ण संयोग किस प्रकार से होता है। हम वर्ण संयोग को अच्छी तरह तभी समझ पाएंगे कि जब हम लोग वर्ण विच्छेद को भी देख लेते हैं। किंतु आइए हम लोग वर्ण संयोग का कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे क धन आ धन र धन यह क्या हो गया। उसी प्रकार ख य आ धन त धन ई। तीसरा है प धन उ धन न धन अ धन र धन व धन य धन आ धन ख धन य धन आ। चौथा है अ धन अनुस्वार धन ग धन अ। पांचवा है द धन उ धन विसर्ग धन ख धन अ। छठवा है स धन अ धन म धन स धन आ धन र धन अ। सातवां है स धन अ धन म धन य
धन मैं धन सतवां है स धन री धन ग धन आ धन ल धन नौवां है स धन री धन धन स धन री धन अनुस्वार धन ग धन आ धन र धन आ धन अनुस्वार धन स धन ई धन क धन तो हमने वर्ण संयोग के 10 प्रश्न लिख लिए हैं। आप सभी इस प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए और संभव हो सके तो कमेंट के माध्यम से या जो हमारे चैनल का मोबाइल नंबर है एक बार आप लोग सुन लीजिए, उसको डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 98, हम यहाँ नंबर लिख देते हैं, नंबर है 9838118555। इस पर आप लोग इनका उत्तर लिख करके टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में भी लिख कर दे सकते हैं। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग दोनों कक्षाओं को यदि ध्यान से देखेंगे तो वर्ण संयोजन में, वर्ण संयोग में आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आप सभी के सपोर्ट के लिए, आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।